कॉमन जो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो ये बात है कि जो काम हमारे देश के लिए राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट जो भी वर्क करेगा इस देश के लिए सेम एज इट इज वर्क है हर एक स्टेट के लिए बेटा कौन करेगा? गवर्नर करेगा। ये इतनी बात है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट है इस बात का, वो सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। जो जो काम राष्ट्रपति के पास है, जो जो पावर राष्ट्रपति के पास है इस देश के अंदर, सेम एज इट इज वर्क और पावर है वो किसके पास होने वाली है? गवर्नर के पास होने वाली है। गवर्नर की अगर अपन बात करते हैं तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लेजिस्लेचर का। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया होगा कि पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के? 3, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। वैसे ही अगर अपन बात करते हैं बेटा लेजिस्लेचर के, तो लेजिस्लेचर के भी कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। पहला गवर्नर, दूसरा अपन बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और थर्ड नंबर पे हम लोग डिस्कस करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। इज दैट क्लियर? यहां से बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करोगे इस फॉर्मेट को। जो काम प्रेसिडेंट करता है, कौन है? जो काम प्रेसिडेंट करेगा सेम एज इट इज वर्क है वो यहाँ विधान परिषद के अंदर बेटा कौन करने वाला है? राज्यपाल करने वाला है। कौन करने वाला है? राज्यपाल। आ गई क्या बात समझ में? तो देश के लिए प्रेसिडेंट और स्टेट के लिए कौन करेगा? वो गवर्नर करने वाला है। जो काम लोकसभा करेगी, कौन है? लोकसभा जो काम करने वाली है, लोअर हाउस जो भी वर्क करेगा बेटा वो काम कौन करेगा स्टेट के अंदर? लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा। और जो काम राज्यसभा करने वाली है वो काम कौन करने वाला अपने पास है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है क्या? लेकिन यहां से 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? मैं बात करूंगा बेटा किसके बारे में? लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, यानी विधानसभा के बारे में। विधानसभा के बारे में एक कॉमन चीज है वो तुम लोगों के माइंड में सेट हो जानी चाहिए। भारत के हर एक राज्य के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली का होना कंपलसरी है। क्या बताया मैंने? कि पूरे के पूरे भारत के जितने भी स्टेट है उन सभी स्टेट के अंदर एक लेजिस्लेटिव असेंबली का होना कंपलसरी है। कोई भी ऐसा स्टेट नहीं हो सकता भारत का जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बनी हो। ये कंपलसरी कर दिया गया है। इज दैट क्लियर? तो भारत के अंदर बेटा कितने स्टेट बने हुए? टोटल 28। तो 28 स्टेट के अंदर हर एक स्टेट के अंदर कितनी असेंबली होनी चाहिए? एक लेजिस्लेटिव असेंबली होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? अब देखो भारत के अंदर एरिया वाइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 2 प्रकार से स्टेट्स को बेटा क्या किया गया है? डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। किसी स्टेट का एरिया ज्यादा है तो वहां की हो सकता है पॉपुलेशन कम हो, किसी की पॉपुलेशन अगर कम है तो हो सकता है कि वहां का एरिया क्या हो? ज्यादा हो। कोई भी सिचुएशन हो, या तो एरिया ज्यादा हो सकता है या पॉपुलेशन ज्यादा हो सकती है। इसी बेस पे स्टेट्स को बेटा क्या किया गया? फर्दर डिवाइड किया गया है। अब हर एक स्टेट की अलग अलग एरिया है, अलग अलग पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ही हर एक स्टेट के अंदर असेंबली सीटों को क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आ गई क्या बात समझ में? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की नंबर ऑफ सीट्स की अगर अपन बात करते हैं तो वो डिफाइन की जाती है कि उस स्टेट के अंदर नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी होने वाली है। जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से वहां पर असेंबली की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन ही किया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? फिर एक फिक्स डेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन किया गया है। हम लोग बात करते हैं बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है वो कितनी हो सकती है? 500। कितनी हो सकती है? 500। किसी भी असेंबली में, भारत के किसी भी स्टेट की किसी भी असेंबली में मैक्स टू मैक्स नंबर ऑफ सीट असेंबली की है वो कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? फिर अपन बात करते हैं बेटा मिनिमम से मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो बेटा मिनिमम से मिनिमम नंबर ऑफ सीट है वो कितनी कंसिडर की गई है? 60। कितनी कंसिडर की गई है? अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विधानसभा में न्यूनतम सीटों की संख्या कितनी होना अनिवार्य है? मिनिमम नंबर ऑफ सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली देयर इज 60 नंबर ऑफ सीट। लेकिन कुछ भारत के ऐसे स्टेट हैं जो अपवाद में आते हैं, जो एब्सेशन में आते हैं, वहां पर नंबर ऑफ सीट है वो 60 से बेटा कम है।
क्या है 60 से कम, लेकिन वहां पर भी फिर असेंबली बनी हुई है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी तुम्हें बताया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में एक असेंबली का होना कंपलसरी है। आ गई क्या बात समझ में? 3-4 स्टेट ऐसे हैं, गोवा, सिक्किम, जहां पर असेंबली की सीटों की संख्या है वो 60 से कम नजर आती है, लेकिन वो स्टेट है, इस वजह से वहां पर असेंबली का होना क्या बताया गया है? कंपलसरी। तो मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट है किसी भी असेंबली के अंदर वो कितनी हो सकती है? 500। मिनिमम से मिनिमम कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है। क्या इतनी बात समझ में आती है क्या? फिर अपन बात करते हैं बेटा लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नंबर ऑफ सीट, कि आखिरकार विधान परिषद के अंदर सीटों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो बेटा ये टोटली डिपेंड करता है असेंबली के नंबर ऑफ सीट्स पर। जितनी लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें हैं उसका अप्रोक्स 1/3 नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कि विधानसभा की जितनी सीटें हैं उसका लगभग 1/3 जो रेशो है उतनी सीटों की संख्या कहां पर होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में होती है। बताओ कि इतना फॉर्मेट समझ में आता है क्या? तो दो चीजें मैंने तुम्हें बताई है, दो में से एक चीज क्लियर कर दी है कि भारत के हर एक राज्य के अंदर विधानसभा का होना कंपलसरी। देखो विधान मंडल में बैठने वालों को बेटा बोला जाता है MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आ गई क्या बात समझ में? जिसको हिंदी में बोलते हैं विधायक। बहुत सारे लोग दादागिरी में ऐसे बोल देते हैं कि मेरे से जबान संभाल के बात करना, मेरा चाचा विधायक है। आ रही क्या बात समझ में? तो याद रखना विधायक साहब है वो कहां पर बैठेंगे? लेजिस्लेचर में बैठेंगे। तो मुझे बताओ भारत के किसी भी राज्य के अंदर क्या 500 से ज्यादा MLA हो सकते हैं क्या? किसी एक स्टेट में नहीं हो सकते। इज दैट क्लियर? अब मुद्दा ये है कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, ये भारत के प्रत्येक राज्य में हो ये कंपलसरी बेटा नहीं है। क्या मेजर डिफरेंस बिटवीन लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या इनके बारे में जो डिफरेंस है वो समझ में आता है क्या? किसका होना कंपलसरी है, किसका होना कंपलसरी नहीं है? काउंसिल का। इसीलिए भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 ऐसे स्टेट है। कितने स्टेट है? 6 ऐसे स्टेट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बनी हुई है? काउंसिल बनी हुई है। लेजिस्लेटिव असेंबली तो बनी है, इसके साथ के साथ 6 स्टेट के अंदर और क्या बनी हुई है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब मुद्दा ये आ जाता है कि क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो इन 6 स्टेट में से होगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद बनी हुई है। 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जहां पर बनी हुई नहीं है और एक ऑप्शन वो होगा जहां से लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बनी हुई है। आओ सीखते हैं हम लोग ये 6 स्टेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले यूपी, जहां यूपी आ गया बेटा उसके आगे क्या आना फिक्स है हमेशा? बिहार। आ गई क्या बात समझ में? फिर अपन बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के थोड़ा सा नीचे चलोगे तो कर्नाटक, कर्नाटक से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ोगे तो आंध्र प्रदेश, और बेटा लास्ट के अंदर कौन सा? तेलंगाना। तो ये भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली तो बनी है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ साथ और कौन सी चीज भी बनी हुई है? लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनी हुई है। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? किसी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का वह राज्य जहां पर विधान परिषद बना हुआ है, और ऑप्शन के अंदर तुम्हें यूपी दिया हुआ था। बताओ क्या यूपी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है क्या? यस या नो? तो अभी तक इस लेजिस्लेचर के बारे में मैंने तुम्हें जितनी चीजें बताई है क्या वो सारी की सारी क्लियर है क्या? बताओ क्या होना कंपलसरी है भारत के हर एक स्टेट में? असेंबली। क्या काउंसिल का होना कंपलसरी है क्या? मैक्स टू मैक्स कितनी सीटें हो सकती है असेंबली के अंदर? 500। मिनिमम से मिनिमम कितनी? 60। काउंसिल की सीटें किसकी संख्या पे डिपेंड करती है? असेंबली पे। गवर्नर किसका पार्ट होता है बेटा? लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर का मेन काम क्या है? मेकिंग ऑफ लॉ, कानून को बनाना। जैसे पार्लियामेंट देश के लिए कानून बनाती है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी कानून नियम बनाती है तो वो बेटा कौन कौन बनाएगा? विधान परिषद है तो विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा है तो विधानसभा के सदस्य, और फाइनल सिग्नेचर बेटा किसके होने जरूरी है? गवर्नर के। तभी जाकर वो नया नियम कानून किसी भी स्टेट के अंदर लागू होगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? यस या नो?
अब अपन बात करते हैं यहां से और किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। यहां पर तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं। तो बेटा वो होने वाला अपने पास यूपी। और यूपी के अंदर जो सीटों की संख्या है टोटल वो कितनी है 403। अब ये यूपी के अंदर ही सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि बेटा मैंने तुम्हें सेंसस पढ़ाया था, तब वहां पर एक चीज बताई थी, भारत के अंदर मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो सबसे आबादी वाला जो जनसंख्या वाला जो ये स्टेट राज्य हुआ करता था वो कौन सा था? यूपी। लगभग 20 करोड़ पॉपुलेशन है यहाँ। कितनी? 20 करोड़। और अभी अभी मैंने बताया है असेंबली की सीटों की संख्या किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ पॉपुलेशन पे। जिस स्टेट में सबसे ज्यादा लोग मिलेंगे वहां पर नंबर ऑफ असेंबली सीटें भी क्या मिलेगी अपने को? ज्यादा मिलने वाली है। इज दैट क्लियर? तो कभी कभार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटों वाला राज्य कौन सा है? यूपी होने वाला है। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या फॉर्मेट उतारो एक बार इतना। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ सीट लिख लेना, यहां पर 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिख लेना। लिखवा दिया था, ये कंप्लीट है क्या इतना? चलो फिर अब हम बात करते हैं बेटा किसकी? गवर्नर की। और गवर्नर के बारे में मैंने तुम्हें पहले एक चीज बता दी थी कि जो काम देश के लिए कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सेम एज इट इज काम कौन करने वाला है? राज्यपाल। गवर्नर को चालू करवा दिया था क्या? कितने आर्टिकल करवा दिए थे गवर्नर में? 171 करवा दिया था। विधानसभा और विधानमंडल करवा दिया था, दोनों के दोनों। आर्टिकल 170 171 में लिखवा दिया था। 170 में विधानसभा था अपने पास और 171 में विधान परिषद था। इतनी बात हो गई थी कंप्लीट। इनके टेन्योर लिखवा दिए थे क्या मैंने? विधानसभा और विधानसभा की कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल का। विधानसभा का जो कार्यकाल है बेटा वो कितने साल का होता है? और विधान परिषद का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? 6 ईयर का। फिर अपन बात करते हैं इनके एज की, कि अगर अपन बात करते हैं तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए इनकी जो मिनिमम एज है वो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए बेटा? 25 ईयर। और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए मिनिमम जो एज है उसका क्राइटेरिया कितना बता रखा अपने को? 30 ईयर। कितने साल? 30 साल। लिख लो ये। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति लिखवा दिया था क्या? पार्डन पावर। मुख्यमंत्री की नियुक्ति लिखवा दिया था। लिख लो। चलो ये 2 पॉइंट और लिखो। एक तो इनका टेन्योर लिख लेना और एक इनकी मिनिमम एज। थर्ड पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं। देखो इसमें होता है बेटा डायरेक्ट इलेक्शन। किस प्रकार इलेक्शन होता है इसके अंदर? डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष चुनाव। और इसका जो इलेक्शन होता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड से, यानी अप्रत्यक्ष तरीके से। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जिसमें कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकता हो, जिसमें आम नागरिक भाग लेता हो। बताओ जब भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में जब भी एमएलए के इलेक्शन होते हैं तो क्या हम सभी लोग वोटिंग करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन जब कभी अगर काउंसिल की बात होती है तो राजस्थान में तो काउंसिल बनी हुई नहीं है भाई, लेकिन जहां जहां बनी हुई है वहां वहां पर फिर किसकी वोटिंग होती है? काउंसिल की। लेकिन इस काउंसिल वाले वोटिंग के अंदर अपन पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जिसमें कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट करता है वो इलेक्शन किस प्रकार का होगा? प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट। और जिसमें कॉमन सिटीजन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एक आम नागरिक भाग नहीं लेता है, उसका इलेक्शन किस प्रकार से माना जाएगा? इनडायरेक्ट। अब मुझे बताओ लोगों के द्वारा चुना जाएगा वो कैसा होगा? डायरेक्ट। कैसा होगा? डायरेक्ट। अब मान लो किसी एमएलए को लोगों के द्वारा चुन लिया गया है, वो तो एमएलए बन गया, और एमएलए बनने के बाद वो अपने आप को भगवान समझने लग गया कि मेरे भरोसे ही चल रहा है देश, या मेरे भरोसे ही चल रहा है क्या स्टेट, मैं ही हूं करता धरता यहाँ का। तो और वो अपनी मनमानी करने लग गया है।
अब हो सकता है जो एमएलए बनाए जाते हैं बेटा उनको अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दिया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की वजह से। कितनी चीजों की वजह से? दो। एक तो इनकैपेसिटी की वो अयोग्य हो, कोई काम उसको बताया जा रहा है लेकिन वो काम उसके समझ में ही नहीं आता है, वो उस काम को गलत तरीके से कर रहा है, कोई अता पता ही नहीं है उसको। दूसरा है उसका मिसबिहेवियर, कि वो लोगों की बात नहीं मानता, किसी वोटिंग पे अपना मत नहीं देता, हमेशा से अपोजिशन पार्टी की तरह बिहेव करता है। तो फिर उसको क्या किया जा सकता है? इन दो केस के अंदर उसको अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिलाया जा सकता है। अगर मान लो इस पूरे के पूरे असेंबलियों के अंदर एक मंत्री और होता है जिसको अपन बोलते हैं बेटा मुख्यमंत्री। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम। सीएम को भी अपन हटा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे? दो चीजों के बेस पे। कि मान लो मुख्यमंत्री अगर बन गया है, मुख्यमंत्री मिसबिहेवियर कर रहा है, किसी भी बाकी अदर मंत्रियों के साथ है वो सदुपयोग या सदव्यवहार नहीं कर रहा है, किसी चीज को या किसी बिल को वो पास करने में आनाकानी कर रहा है, कोई भी ऐसा मुद्दा हो सकता है जहां मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के साथ अवेलेबल नहीं है, तो फिर बेटा उसको हटाया जा सकता है। एक बार अगर सीएम हट गया तो ये पूरा का पूरा ये जो असेंबली जो बनी हुई है, जो मंत्री परिषद जो बनी हुई है, ये भंग हो सकती है, इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन विधान परिषद के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ हर 2 साल के बाद में 1/3 मेंबर को बेटा क्या कर दिया जाता है? रिप्लेस कर दिया जाता है। तो याद रखना, विधानसभा को भंग किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट कैन बी डिस्ट्रॉय, इसे भंग किया जा सकता है। और विधान परिषद में लिखना इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इसे भंग नहीं किया जा सकता। असेंबली में लिख लेना इट कैन बी डिस्ट्रॉय, इसे भंग किया जा सकता है। और काउंसिल के अंदर लिखना इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, यानी इसे भंग नहीं किया जा सकता। लिख लिया? चलो फिर और सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाईकोर्ट हो गया था, 231 लास्ट लिखवा दिया था मैंने तुम लोगों को, यस या नो? उसके बाद फिर हम लोग कंसिडर करते हैं पार्ट 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और पार्ट 9 का नाम है बेटा पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम के बारे में कुछ चीजें हैं वो समझ लो। सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने हमें इस चीज के बारे में बताया था। उन्होंने एग्जैक्टली ये नाम नहीं दिया है लेकिन इन्होंने इसी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हमें बताए हैं कि अगर हमारे देश को वेल डेवलप और एक मजबूती के साथ अगर केंद्र के अंदर अगर रखना है तो एक आम जनता का उसके अंदर पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। अगर आज तुम लोग किसी भी सभा को, किसी भी सम्मेलन को या किसी भी सामूहिक कार्यक्रम को अगर देखते हो तो उसमें अगर सभी लोगों की अगर भागीदारी होती है तो उसका एग्जीक्यूशन कुछ अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। बोलो यस या नो, है कि नहीं है? तो गांधी जी ने हमें यही बोला था कि अगर इस भारत देश को एक मजबूत देश के रूप में अगर देखना है तो सभी नागरिकों का पार्टिसिपेशन करना जरूरी है। इसीलिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान पहला ऐसा देश बना है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया है। कौन सा देश बना था अपने पास? राजस्थान। और फिर अगर अपन बात करते हैं तो धीरे धीरे अलग अलग कमेटी आई है
जिन्होंने अपने अपने विचार दिए हैं। कुछ कमेटियों के स्ट्रक्चर को कंसिडर किया गया है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से फॉर्मेट को फॉलो नहीं करा है। अपन बात करते हैं बेटा सबसे पहले बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता जो कमेटी आई थी, ये आई थी बेटा 1957 में। और इन्होंने कितने टीयर स्ट्रक्चर दिए हैं? 3 टीयर स्ट्रक्चर दिए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के बेटा कितने टीयर स्ट्रक्चर होते हैं? 3 टीयर। एक ग्रामीण लेवल पे होता है, एक ब्लॉक लेवल पे होता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। त्रिस्तरीय प्रणाली इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की दे दी, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या कर दी कि जो इसका इलेक्शन जो मेथड है ना, उसके अंदर कॉमन सिटीजन को पार्टिसिपेशन के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। तो बताओ क्या ये चीज लागू हो पाई क्या इनकी? नहीं हो पाई। लेकिन इनका जो मॉडल है वो क्या कर लिया गया बेटा? अडॉप्ट कर लिया है कि ग्रामीण लोग भी शामिल होने चाहिए, ब्लॉक लेवल पे भी लोग शामिल होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी लोग शामिल होने चाहिए। क्या इन्होंने सभी को पार्टिसिपेशन के अंदर ऐड तो किया क्या? लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग वाला, उसके अंदर कॉमन लोगों को पार्टिसिपेशन से क्या कर दिया? मना कर दिया। जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे भाई, सब काम भारतीय लोगों से करवाते थे, लेकिन डिसीजन किसके माने जाते थे? अंग्रेजों के माने जाते थे। फिर उसके बाद में दूसरा अपने पास अशोक मेहता साहब आए, और इन अशोक मेहता साहब ने बेटा 2 टीयर स्ट्रक्चर दिया। कितने टीयर? 2 टीयर 1977 के अंदर। इन्होंने क्या किया? ग्रामीण लोगों को इंक्लूड नहीं किया, ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही चीजों को समझाया है। तो बताओ क्या ये चीज पॉसिबल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो इनका ये स्ट्रक्चर भी क्या हो गया है? कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद में फाइनली हम लोग बात करते हैं बेटा पीवी नरसिम्हा राव समिति। पीवी नरसिम्हा राव समिति आई 1992 में, जहां पर बेटा बिल पास हुआ। वो बिल लोकसभा से भी पास हुआ, राज्यसभा से भी पास हुआ। फरवरी 1993 में प्रेसिडेंट ने भी उसके ऊपर क्या कर दिए? सिग्नेचर कर दिए। और याद रखना अप्रैल 1993 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईयर अपने पास। अप्रैल 1993 में पूरे भारत देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की 3 टीयर स्ट्रक्चर को क्या कर दिया गया है? इन्फोर्स कर दिया गया है। यानी पूरे भारत देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था के कितने चरण होंगे? 3 चरण होंगे। ग्रामीण लेवल भी होगा, ब्लॉक लेवल भी होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी होगा। सभी कॉमन सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तब जाकर आज हमारे देश के अंदर मजबूती आ पाई है। मुझे बताओ, आज अगर हमारे गांव के अंदर सरपंच का इलेक्शन नहीं होता और किसी ऐसे व्यक्ति को सरपंच बना दिया जाता जिसमें हमारी कोई राय नहीं ली गई है, तो बताओ क्या हमारी नजर में वो सरपंच होता क्या? नहीं। आजकल भाई जमाना इस कदर आ चुका है कि अपने घर में भी हर लोग अपने अपने लेवल पर सरपंच है। पता होगा तुम सब लोगों को, यस या नो? पापा कुछ बोल देते हैं तो तुम लोग पापा को भी सरपंच बन के दिखा देते हो, मम्मी कुछ बोल देती है तो मम्मी को भी बन के दिखा देते हो। तो वो तो गांव का मामला है भाई। आ रही क्या बात समझ में? इसीलिए वोटिंग इलेक्शन जो प्रोसेस है उसको कंसिडर किया गया है कि सभी लोग अपनी स्वेच्छा से मत देकर उस व्यक्ति को बेटा क्या बनाएंगे? विजय बनाएंगे। और वो सभी लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा अगर वो चुना गया है तो फिर जनता को उनकी बात भी क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। फिर चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इसी के जस्ट कुछ टाइम के बाद में जून 1993 में, कब? जून 1993 के अंदर म्युनिसिपालिटीज, नगर पालिका को भी बेटा क्या कर दिया गया है? पूरे भारत देश के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो मुद्दा ये आता है, 2 क्वेश्चंस यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लिए जाएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था को कब लागू किया गया, पूरे भारत देश के अंदर कब लागू किया गया था? अप्रैल 1993 के अंदर। और म्युनिसिपालिटीज को पूरे भारत देश में कब लागू किया गया है? जून 1993 के अंदर। क्लियर है बात? लिखो, सबसे पहले हेडिंग लिखो पार्ट 9 पंचायती राज सिस्टम, और इसका आर्टिकल लिख लेना बेटा, आर्टिकल 243।
पंचायती राज व्यवस्था। उसके बाद स्टार पॉइंट बना के लिखोगे बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। इन्होंने ही सबसे पहले कितने टीयर स्ट्रक्चर दिए थे? 3 टीयर स्ट्रक्चर। याद करने का सबसे आसान तरीका है, बताओ कितने सेक्शन है? 1, 2 और 3। नाम में कितने सेक्शन आ रहे हैं? 3। तो कितने टीयर स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे हम लोग? 3 टीयर स्ट्रक्चर। क्या अशोक मेहता में कितने सेक्शन बन रहे हैं? 2। तो कितने टीयर स्ट्रक्चर दिए थे इसने? 2। फिर अशोक मेहता लिख लेना 1977 2 टीयर स्ट्रक्चर, और पीवी नरसिम्हा राव लिख लेना 1992 3 टीयर स्ट्रक्चर। दिसंबर 1992 के अंदर बिल पास हुआ था लोकसभा और राज्यसभा से। फिर आगे लिख लेना अप्रैल 1993 पंचायती राज सिस्टम वाज इनफोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत देश में पंचायती राज व्यवस्था को अप्रैल 1993 में लागू किया गया। अप्रैल 1993 पंचायती राज सिस्टम वाज इन फोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। उसके बाद लिख लेना जून 1993 म्युनिसिपैलिटीज वाज इन फोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। जून 1993 में नगर पालिकाओं को पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया। फिर आगे लिखना आर्टिकल लिख लिया 243। देखो इस 243 के 2 सेक्शन बने हुए हैं, बड़े ध्यान से समझोगे। 243 के अंदर ए से लेकर ओ तक, जैसे अपन बात करते हैं 243 का ए, 243 का बी, 243 का सी, तो ए बी सी डी ई एफ से लेकर कहां तक? ओ तक। ये तो बताता है किसको? पंचायती राज सिस्टम को। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? फिर अपन बात करते हैं वापस से, आर्टिकल वही चलेगा कौन सा? 243 के पी से लेकर और जेड जी तक। जेड जी का मतलब समझ गई? एक बार अल्फाबेट जेड तक कंप्लीट हो गया, फिर जेड ए, जेड बी, जेड सी, ऐसे करके और जेड जी तक। ये बताता है हमें किसके बारे में? म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, यानी नगर पालिकाओं के बारे में। लिख लो दोनों के दोनों सेक्शन। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में जो आर्टिकल है वो 243 से ए से लेकर और कब तक है? 243 के ओ तक। और म्युनिसिपैलिटीज है वो है 243 के पी से लेकर और जेड जी तक। लिखा क्या? चलो 2 पॉइंट और लिखोगे फिर यहां से अलग से लिख लेना। पार्ट 9 जो लिखवा दिया है पंचायती राज सिस्टम, इसी पार्ट 9 का ए पूछ लिया जाता है। ये किससे रिलेटेड है बेटा? म्युनिसिपैलिटीज से। और पार्ट 9 का जो बी है वो है अपने पास
कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति। सरकारी नहीं है, सहकारी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में मैं तुम्हें बता देता हूं थोड़ा बहुत। ये ग्रामीण लेवल पर स्टेब्लिश की गई है। कौन से लेवल पर? ग्रामीण लेवल पर, जहां पर रूरल एरियाज है वहां पर लोगों को एज अ लोन प्रोवाइड करने के लिए बेटा किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जैसे एक छोटा सा गांव है, उस गांव के अंदर अगर बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, और अगर बैंकिंग फैसिलिटी है भी तो भी वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई है। किनके लिए? खासकर माइनॉरिटीज के लिए। माइनॉरिटीज का मुद्दा यहाँ पर उन लोगों से है जिन लोगों की या उनके धर्म की या उनकी जाति के लोगों की संख्या बेटा क्या है? कम है। वो अपने जीविकापार्जन करने के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए बैंकों के पास जाकर लोन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है बेटा? हाई होती है। तो उनको सही रेट ऑफ इंटरेस्ट में या उनको पर्टिकुलर उनको लोन प्रोवाइड करवाने के लिए रूरल एरियाज के अंदर किसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। इसमें कैसे काम होता है कि जैसे तुमने अगर लॉटरी सिस्टम का नाम सुना है, या अगर उसको छोड़ो, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि एक गांव के अंदर 100 लोग हैं। कितने लोग हैं बेटा? 100। 50 लोग धनवान हैं, 30 लोग एवरेज है, और 20 लोग माइनॉरिटीज में आते हैं। तो जो धनवान हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहते हैं अपने पैसों पे, तो वो क्या करेंगे बेटा? सोसाइटी के अंदर पैसा जमा करा देंगे। सोसाइटी उन्हें 10,000 पर हर महीने 1,000 रुपए ब्याज के दे देगी। तो बताओ इनका पैसा बढ़ता रहेगा क्या? सोसाइटी के पास पैसा आ गया इकट्ठा। अब सोसाइटी क्या करेगी? जो इन माइनॉरिटीज है, इन माइनॉरिटीज को इन्हीं पैसों से बेटा क्या प्रोवाइड करवा देगी? लोन प्रोवाइड करवा देगी। आ गई क्या बात समझ में? सेम काम बैंक का होता है, लेकिन बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेती है? ज्यादा लेती है। इज दैट क्लियर? बैंक में हर कोई लोन ले सकता है, लेकिन सोसाइटी का जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है वो कौन रहता है बेटा? माइनॉरिटीज रहती है। बीपीएल क्लास के जो लोग होते हैं उन्हीं के लिए सिर्फ और सिर्फ ये फैसिलिटी दी जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों सेक्शन लिख लो, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा। पार्ट ए किससे रिलेटेड है? पार्ट 9 का ए, पार्ट 9 का बी। और पार्ट 9 के अंदर एग्जैक्टली किसके बारे में पढ़ा अपन ने? पंचायती राज सिस्टम के बारे में। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे फिर हेडिंग लिखो तुम लोग, आर्टिकल 279 का ए। क्या हुआ? वो एक क्लास में टीचर, क्या मुद्दा चल रहा है? दोनों को भगा दूंगा और परमानेंट भगा दूंगा। बच्चों वाले क्या करो तुम लोग? डॉक्टर बनने जा रहे हो, वहाँ कोई पेशेंट आएगा, सर ये इंजेक्शन ले लिया, ये नहीं करा, ये वो नहीं करा, ये ड्रेसिंग नहीं करा, ऐसे करोगे क्या? वहाँ पर बच्चे थोड़ी हो तुम लोग दूध पीते हुए। शर्म आनी चाहिए। दाढ़ी मूछ आ गई, जो उगना था उग चुका है अब तुम्हारे, अब कुछ नहीं उगने वाला। आर्टिकल 279 का ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं बेटा इससे में जीएसटी के रूप में। आर्टिकल 279 के 1 में हमें बता रखा है वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो इसके लिए भी बिल पास करवाया गया था। क्या पास करवाया गया है? बिल। और इसके रिगार्डिंग कि पूरे के पूरे भारत देश के अंदर एक समान टैक्स यानी एक समान कर व्यवस्था का होना जरूरी है। पहले लोग क्या करते थे? अपने अपने हिसाब से टैक्स लगा लेते थे भाई, लेकिन अब हर वस्तुओं पर टैक्स को क्या कर दिया गया है? फिक्स कर दिया गया है। इस जीएसटी के अंदर 5 स्लैब बना दी गई है। कितनी स्लैब बना दी गई है? 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। बहुत सारे लोगों को तो अभी तक यही पता है कि जीएसटी के अंदर कितनी स्लैब होती है?
4। लेकिन याद रखना 0% भी कंसिडर होती है, चाहे पैसा नहीं हो, लेकिन जीएसटी की स्लैब के अंदर कितना परसेंट बता रखा है। तुमने देखा होगा कभी कभार कोई भी बिल जनरेट होता है जीएसटी, तो इसमें 0% है, यानी जीएसटी के पैसे तो मेरे बच गए। तो वो कौन सी स्लैब के अंदर कंसिडर होता है? 0%। अब इसमें हर एक चीज के अंदर वस्तुओं को अलग अलग फॉर्मेट में डिवाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इतना, क्लोथ्स के लिए इतना, ग्रोसरी के लिए इतना, और भी जो डिजिटल अपने पास इक्विपमेंट्स है उनके लिए इतना होने वाला है। अब वो पूरे के पूरे देश के अंदर एक समान व्यवस्था है, चाहे तुम लोग फ्रिज यहाँ से खरीदो, चाहे बंगाल जाके खरीदो, चाहे बॉम्बे जाके खरीदो, जीएसटी तो तुम्हारी सेम ही लगने वाली। क्लियर है? इसका सबसे पहले अपोजिशन करा था राजस्थान स्टेट ने। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जीएसटी का अपोजिशन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। और जीएसटी मॉडल को अपनाने वाला जो पहला स्टेट था बेटा वो बना था असम। कौन सा बना था? असम ने सबसे पहले जीएसटी मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया था, उसको एडॉप्ट कर लिया था। किसको? जीएसटी फॉर्मेट को। तो जीएसटी के अंदर अब चीजें ना थोड़ी पार्शियलिटी से आ गई है, लोग अपनी मन मर्जी से टैक्स है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन हमें मुद्दा ये है कि 500 रुपए की चीज खरीद लेते हो, 50 रुपए टैक्स देने में हमें क्या आता है? जोर आता है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आयकर विभाग से डरते हैं। भाई 12 लाख जिसकी एनुअल जो इनकम है, अगर इससे ऊपर अगर किसी का अमाउंट जा रहा है तो उसको भी रिटर्न भरनी रहती है, उसको भी टैक्स भरना रहता है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो रिटर्न नहीं भरते, जो टैक्स नहीं भरते हैं। मेरा तो ये मुद्दा है, अगर इससे कम है तो भी तुम लोग टैक्स भरा करो। भाई साल के तुम्हारे 400-500 रुपए फाइल चार्ज लगने वाले हैं, वो दे दिया करो। इससे आगे तुम्हें बहुत ज्यादा सुविधा होती है। इन फ्यूचर अगर तुम लोग लोन वगैरह अगर प्रोवाइड करवाते हो तो वहां पर तुम्हारा पूरा एस्टिमेट देखा जाता है कि हाँ ये टैक्स रिटर्न भरता है, चाहे इसकी सैलरी उसके अंडर में आए या नहीं आए। तो फिर वहां से तुम्हारी चीजें हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी में आ जाती है, तुम्हारा सिविल है वो थोड़ा सा अच्छा बन जाता है। लिख लिया 279 का ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 के अंदर है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। हर एक स्टेट के अंदर एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जैसे पूरे के पूरे देश के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर अभी के टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण, जो बेटा क्या इंट्रोड्यूस करती है? बजट इंट्रोड्यूस करती है। वित्त मंत्री है, जो भी जितना भी इधर से उधर डेबिट क्रेडिट का जो भी हिसाब किताब आता है वो फुल एंड फाइनल किसके पास में आता है? फाइनेंस मिनिस्टर के पास आता है। क्लियर है? अलग अलग कमिटीज बनी हुई है जो किसी भी डेबिट क्रेडिट की जांच करेगी। बजट अगर पास हो रहा है तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन होता है कि मान लो रोड बनानी है, 10 करोड़ का बजट पास करना है, डिमांड हो गई भाई हमारे यहाँ पर रोड बननी चाहिए और कितने करोड़ रुपए का आवंटन चाहिए हमें? 10 करोड़ का। तो ऐसा नहीं कि हमने डिमांड कर दी और सरकार ने 10 करोड़ हमें दे दिया है। इसके लिए पार्लियामेंट के अंदर कमिटीज बैठी होती है, लेजिस्लेचर के अंदर कमिटीज बैठी होती है। अकाउंटेंट कमेटी अलग होती है अपने पास, पब्लिक सर्विस वाली कमेटी है वो अलग होती है। तो याद रखना वो कमेटीज पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या वाकई में वहां पर 10 करोड़ की नीड है या नहीं है। दिवाली आती है, तुम लोग बोल देते हो कि पापा 2000 रुपए के जूते लेने हैं, तो फिर पापा पहले मार्केट में घूमते हैं कि बेटा जूता तो 500 का भी आ जाता है, तू 1000 ले ले और क्या है, लेकिन 2000 तो तेरे को नहीं दूंगा। आ गई क्या बात समझ में? वैसे अगर 10 करोड़ और वहां पर इन्वेस्टमेंट मान लो कि 5 करोड़ का ही किया जा रहा है, तो फिर कभी भी सरकार बजट के अंदर 10 करोड़ पास नहीं करेगी। आ गई क्या बात समझ में? तो फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में डायरेक्टली आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वित्त आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन? दैट इज आर्टिकल नंबर 280। मेंशन करो इसको। आर्टिकल 280। टू 279 का ए जीएसटी और आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया अपन ने किसको? फाइनेंस कमीशन को। फिर आगे लिखो आर्टिकल 312 312
लिख लिया ये? अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडियन सर्विसेज। ऑल इंडियन सर्विसेज वैसे एक पूरा का पूरा पार्ट आता है अपने पास। पार्ट 14 हम लोग कंसिडर करते हैं, जिसके अंदर कंसिडर किया जाता है ऑल इंडियन सर्विसेज को, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं, वो भी इसी पार्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है। आर्टिकल 315, आर्टिकल 315 किससे रिलेटेड है बेटा? यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग। लिख लो आर्टिकल 315। जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विसेज है जो बिल्कुल हाई पोस्ट के लिए रहती है वो कंसिडर कर ली जाती है इसके अंदर, ऑल इंडियन सर्विसेज के अंदर। किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो सबसे पावरफुल जो इंसान होता है बेटा वो कौन होता है? कलेक्टर होता है। तभी तो कभी कभार लड़ाई हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं ना, तुम मेरे ऊपर कोई कलेक्टर है क्या? बोलते हो या नहीं बोलते हो? तो कलेक्टर है ना, वो बहुत पावरफुल पोस्ट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। क्लियर है आर्टिकल 315? फिर अपन बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अबाउट आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग। जो भी इलेक्शन हेल्ड किए जाते हैं वो किसके द्वारा हेल्ड करवाए जाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऐसे ही हर एक स्टेट के अंदर भी बना होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी हर एक राज्य का क्या होता है? एक चुनाव आयोग होता है, वही डिसाइड करता है कब आचार संहिता लगनी है, कब चुनाव करने हैं, चुनाव की तारीख, उनसे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, सारे के सारे नियम कानून हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में आते हैं? वो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। जब भी इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी मुद्दा आता है तो उसके अंदर कोर्ट का कोई भी केस नहीं होता, ना सुप्रीम कोर्ट का होता है, ना हाई कोर्ट का होता है, ना ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है। उसके ऊपर जो फुल एंड फाइनल जो डिसीजन दिया जाएगा वो किसके द्वारा जाएगा? स्टेट में अगर गड़बड़ हो रही है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तभी तो तुमने देखा होगा इतने नियम कानून बनाए जाते हैं। एक सरपंच के चुनाव का अगर मैं मुद्दा लेता हूं तो वहां पर टिकट निकाला जाता है। पहली बात तो ये महिलाओं के लिए 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया है। SC ST के लिए कुछ अलग से रिजर्वेशन दिया गया, इसलिए ज्यादातर जो सीटें आती है वो किसकी आती है? SC ST की आती है, फिर OBC की और फिर जनरल की बहुत कम। तो याद रखना जब भी ये टिकट जब मिलते हैं तो उसकी पूरी की पूरी कुंडली चेक करी जाती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसने अपने भूतकाल के अंदर क्या क्या कर्म कांड कर रखे हैं, वो सारी की सारी चीजों के बारे में पता लगाते हैं। कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, आतंकवादी नहीं होना चाहिए, तभी जाकर उसको क्या मिलता है बेटा? टिकट मिलता है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक कार्य है वो नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है उसके वोट ज्यादा जा रहे हैं तो उसके घर पे चले गए, तोड़फोड़ कर दी, आग लगा दी, गाड़ियां जला दी, ऐसा कोई भी कार्य हम लोग नहीं कर सकते, जीतने से पहले भी और जीतने के बाद भी। अगर ऐसा अगर किसी भी पार्टी के द्वारा किया जाता है तो उसको चुनाव आयोग के द्वारा क्या कर दिया जाता है? बर्खास्त कर दिया जाता है, फिर उसको आगे टिकट ही नहीं मिलती है। क्लियर है बात? चलो पेपर बात करते हैं। चारों आर्टिकल के बारे में पढ़ूंगा। आर्टिकल 330
और एक पढ़ेंगे बेटा अपन आर्टिकल 300, फिर पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 331 और फिर पढ़ेंगे अपन आर्टिकल 300। बताओ क्या एक चीज सिमिलर दिख रही है क्या? दो आर्टिकल मैंने ओड लिए हैं और दो आर्टिकल मैंने इवन लिए हैं। 330 और 332 क्या सम है क्या? और 331 और 333 क्या है? विषम डिजिट है। दोनों के अंदर डिफरेंस समझने की कोशिश करना। यहां पर बेटा अपन बात करते हैं लोअर हाउस। किसकी? लोअर हाउस बोले तो लोकसभा। लोकसभा के अंदर 1/3 सीट है, वो किसके लिए रिजर्व कर दी गई है बेटा? वुमेन्स के लिए। महिलाओं के अंदर कितनी सीटें होनी चाहिए? 1/3। कहां पर? लोकसभा के अंदर। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 330। अब मेरी बात, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें क्लास स्टार्ट होते ही, जो काम लोकसभा करती है बेटा वो काम कौन करेगी स्टेट के अंदर? विधानसभा। कौन करेगी? और विधानसभा को तो बेटा क्या बोलते थे अपन? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बेटा लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी 1/3 सीट है, वो किसकी कंसिडर कर दी गई है? वुमेन की। ये कौन से आर्टिकल के तहत कर दिया? आर्टिकल 332। और आर्टिकल 330 के अंदर कहां पर? लोकसभा में। याद रखने का सिंपल सा तरीका एक ही है। आर्टिकल 330 में सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि वुमेन्स की सीट है वो कितना? 1/3। अब आर्टिकल 330 है तो लोकसभा और 332 है तो विधानसभा। क्या दोनों आर्टिकल क्लियर होते हैं क्या? नोट डाउन करो एक बार। आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डायरेक्टली पेपर में कभी भी पूछ लिया जाएगा। और इतना मेरा यकीन है, जितना कंटेंट मैं तुम लोगों को इस सब्जेक्ट में करवा रहा हूँ, जब भी तुम किसी भी पेपर के अंदर अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आ रहा है तो अपने कंटेंट से बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ना एग्जामिनर सोच सकता कि मैं इस कंटेंट से बाहर कोई क्वेश्चन पूछ पाऊँ, क्योंकि बहुत आसान सा सब्जेक्ट है, नियम कानून बने हुए हैं, फिक्स चीजें हैं। बताओ क्या इनमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं क्या? नहीं। अब वो आर्टिकल 330 फिक्स हो चुका है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता, ना लेवल अप कर सकता एग्जामिनर, ना लेवल डाउन कर सकता। सिर्फ और सिर्फ सिंपल से पूछ लिया जाएगा, लोकसभा में महिलाओं का आरक्षण रिजर्वेशन 33% या 1/3 सीट है, कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन है? आर्टिकल 330। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या सबको? चलो अब दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में और कंसिडर करेंगे हम। एक अपने पास बेटा आर्टिकल 331 और एक अपने पास आर्टिकल 333। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को समझोगे। लोकसभा के अंदर, लोअर हाउस के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा दो एंग्लो इंडियन मेंबर को चूज किया जाता था। किसको? दो एंग्लो इंडियन, यानी दो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो लोग थे। एंग्लो इंडियन किसको कंसिडर किया जाता है? वह व्यक्ति जिसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो और कोई एक विदेशी हो। और मैंने सिटीजनशिप के अंदर बताया था कि माता या पिता के जन्म के आधार पर भी उनके बच्चों को किसकी नागरिकता दी जा सकती है? भारत की नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा मुद्दा आ जाता है कि मान लो पिताजी है वो भारतीय हैं, माताजी है वो विदेशी है, दोनों ने शादी कर ली और जो बच्चा हुआ है उसको किस कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाएगा? एंग्लो इंडियन में। तो राष्ट्रपति राज्यसभा से बेटा कितने सदस्यों को नामांकित करता था? 12 सदस्यों को। कितने? 12 मेंबर को। और लोकसभा से कितने करता था वो? 2। लेकिन ये जो 2 मेंबर को जो चूज करता था अपनी इच्छा अनुसार, उसको बेटा अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है वो? आर्टिकल 331 में। अब मैंने क्या बताया था कि जो काम लोकसभा करेगी स्टेट में बेटा वो काम कौन करेगी? विधानसभा। जो काम देश के लिए राष्ट्रपति कर रहा है वो काम स्टेट के लिए कौन करेगा? गवर्नर। यहां पर आर्टिकल 333 के अंदर बेटा बताया गया है लेजिस्लेटिव असेंबली। कहां पर?
लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के अंदर। अब यहाँ राष्ट्रपति चूज करता है तो बेटा यहाँ पर कौन चूज करेगा? गवर्नर। यहाँ राष्ट्रपति 2 चूज करता था तो यहाँ पर गवर्नर कितना चूज करता था? 1। तो इस एक एंग्लो इंडियन मेंबर को भी अब क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। बोलो यस या नो। तो याद रखना आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 के अंदर दोनों में सेम चीज बताई गई है, एंग्लो इंडियन। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन को मेंबर को चूज करता था प्रेसिडेंट? 2। लेकिन आफ्टर 2020 के बाद इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और इसको भी 2020 के बाद बेटा क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा चुना जाता था कितना? 1। नोट डाउन कर लो दोनों आर्टिकल। टोटल कितने आर्टिकल बताए थे मैंने? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हैं? हाँ लास्ट चारों कोई बता सकता है तुम में से? 395। हाँ पड़ोसी टोपी वाले भैया, यू डोंट नो? ये तो पता है ना कि तुम जिंदा हो और क्लास में ही हो, इतना तो पता होना चाहिए। क्लासेस की रेगुलरिटी रखो भाई। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी समझाया है, बार बार मेरे बोलने की आदत भी नहीं है, फिर मैं खुद ही समझ जाता हूँ कि बच्चे नहीं समझेंगे, मेरे को ही समझना पड़ेगा। तुम कब समझोगे? जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा ना, वो एक रात तुम लोग यही सोचोगे कि मैंने किया क्या है, कल से मैं बेहतरीन तरीके से तैयारी करूँगा। और सुबह उठते अगर दोस्त का फ़ोन आ गया ना तो वो तैयारी भी चली गई। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ। तो याद रखना वैकेंसी इंपॉर्टेंट है भाई, तुम्हारे करियर का सवाल है। जितना तुम लोग अपने आप को लेकर सीरियस रहोगे उतना ही जल्दी टारगेट को अचीव कर पाओगे, वरना हजारों लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी करते ही रह जाएंगे फिर। और इतनी कैपेबिलिटी अगर है तो फिर तुम लोग पढ़ो लिखो, अच्छे से ज्ञान को अर्जित करो और यहाँ के मास्टर बन जाओ भाई। कमी तो यहाँ भी कुछ नहीं है, लेकिन पहला तुम्हारा टारगेट होना चाहिए क्या? सिलेक्शन। क्लियर है? चारों आर्टिकल कंप्लीट हो गए, 330, 332, 331 और 333। डिफरेंस समझ में आ गया चारों के बीच में? चलो फिर एक आर्टिकल और पढ़ेंगे हम लोग, आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 का ए और आर्टिकल 338 का बी। आर्टिकल 338 के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया गया है बेटा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एससी। आर्टिकल 338 के अंदर बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स एसटी। और आर्टिकल 338 के बी में बताया गया है नेशनल कमीशन फॉर अदर बैकवर्ड कास्ट ओबीसी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी आर मेंशन अंडर विच आर्टिकल? दैट इज आर्टिकल 338। 338 के अंदर एसटी, 338 के बी के अंदर कौन सा आ जाएगा? ओबीसी। लिख लो तीनों को। नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी और ओबीसी। अब याद रखने का एक ही तरीका है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 338 के अंदर आएंगे एससी, एसटी और ओबीसी। सीक्वेंस याद कर लो, 338 में एससी, 338 के ए में एसटी और 338 के बी में कौन आ जाएगा अपने पास? ओबीसी। लिख लिया? 343। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है इस आर्टिकल से रिलेटेड।
और आर्टिकल 343 रिलेटेड है किससे? लैंग्वेज से। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेज है वो बेटा कितनी मेंशन की गई है? 22। एट प्रेजेंट टाइम में हमारे भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी होने वाली है? 22। तुमने देखा होगा जब भी तुम लोग कोई गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो तो उसके अंदर पेपर है वो अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर ही बनाया जाता है। तुम लोग अपने अपने मीडियम के अकॉर्डिंग उसको चूज कर लेते हो, बट यहाँ पर मेजर डिफरेंस एक ही है, वो तुम लोग समझ जाना बेटा। इंग्लिश है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। अंग्रेजी हम भारतीयों की भाषा नहीं है। याद रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कौन सी भाषा को भारतीय संविधान के अंदर भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, दैट इज इंग्लिश। लेकिन तुमने देखा होगा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी वर्क होते हैं वो सारे के सारे कौन सी लैंग्वेज के अंदर किए जाते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज में। जब भी तुम्हारे पास कोई भी पेपर आता है, अगर हिंदी लैंग्वेज में जो देवनागरी लिपि है हिंदी की, अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, एरर अगर फाइंड आउट किया जाता है, तो करेक्ट कौन सी लैंग्वेज को माना जाएगा? इंग्लिश लैंग्वेज को माना जाएगा। बट इंग्लिश अपनी आधिकारिक भाषा नहीं है। तो लिख लो आर्टिकल 343 रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से संबंधित। टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस लिख लेना, एट प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 22। जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को बेटा, तब इनकी संख्या कितनी थी? 14। फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया है, संशोधन किया गया है। पहले एक लैंग्वेज को जोड़ा सिंधी को, फिर 3 लैंग्वेज को जोड़ा और फिर 4 लैंग्वेजेस को और ऐड किया, तब जाकर टोटल अभी के टाइम एट प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस है वो कितनी नजर आती है हमें? 22। कभी कभार तो क्वेश्चंस इतना सिंपल पूछ लिया जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल भाषाओं की संख्या कितनी है? टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस इन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 22। क्लियर है इतनी बात? क्या प्रेसिडेंट पढ़ाया था तब आर्टिकल 352 पढ़ा दिया था क्या मैंने? चलो 3 आर्टिकल के बारे में और डिस्कस करेंगे अपन। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। पहले तो बताओ कितने का गैप नजर आ रहा है? 4 का गैप नजर आ रहा है। क्या सारे के सारे डिजिट है वो इवन के अंदर है क्या? यस या नो? अब ये जो तीनों आर्टिकल बेटा रिलेटेड है, ये रिलेटेड है प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर होती है, राष्ट्रपति के पास क्या होती है? कुछ आपातकालीन शक्तियां होती है, कुछ इमरजेंसी पावर होती है कि अगर सडनली हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं जहां पर इमरजेंसी लगानी हो, तो बेटा वो पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास होती है। इज दैट क्लियर? हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 इज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। इसको अपन बोलते हैं बेटा राष्ट्रीय आपातकाल। अब तक हमारे देश के अंदर कितनी बार लागू हो चुका है राष्ट्रीय आपातकाल? 3 टाइम्स। नेशनल इमरजेंसी है वो कितने टाइम लागू हो चुकी है हमारे देश के अंदर? 3 बार। राष्ट्रीय आपातकाल किस किस केस के अंदर लागू हो सकता है? सबसे पहली बात तो हमारे देश के अंदर कोई ना कोई ऐसी पेंडेमिक या कोई ना कोई एक ऐसी महामारी या कोई बीमारी जो नेक्स्ट लेवल पे फैल जाए, जिससे पूरा का पूरा देश क्या हो जाए बेटा? प्रभावित हो जाए। 2019 के अंदर तुमने फेस किया होगा बेटा किससे? कोविड से। पहले 1 दिन के लिए लॉकडाउन लगा, फिर उसका टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया गया, फिर आगे और उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर वो समय पर अगर कंट्रोल नहीं होती, लॉकडाउन से अगर वो और भी चीजें अगर कंट्रोल में नहीं आती, तो फिर बेटा वहां पर क्या लगाया जा सकता है? नेशनल इमरजेंसी। अब याद रखना, जब भी कभी नेशनल इमरजेंसी होती है तो हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को क्या कर दिया जाता है?
हटा दिया जाता है, सिवाय दो आर्टिकल है जो कभी भी समाप्त नहीं होते, एक आर्टिकल नंबर 20 और एक आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 में है बेटा जीने का अधिकार। क्या 20 के अंदर है कि अगर हमें किसी भी प्रकार से कोई गिरफ्तार कर रहा है तो हम लोग हमारी सुरक्षा खुद कर सकते हैं, हम लोग खुद का वकील भी बन सकते हैं। एक बार सजा के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें कितनी, एक बार कोई भी अपन गलती करते हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कितनी बार पनिशमेंट मिलेगी अपने को, एक ही बार मिलने वाली है। क्लियर है? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 ये दोनों हमारे फंडामेंटल राइट्स है जो खत्म नहीं होते, बाकी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमारे क्या कर दिए जाते हैं, खत्म। फिर चाहे वो धर्म से रिलेटेड हो, चाहे शिक्षा संस्कृति से रिलेटेड हो, चाहे इक्वलिटी में हो, चाहे अपने एक्सप्लोटेशन से रिलेटेड हो, जितने भी अपने फंडामेंटल राइट्स है सारे के सारे क्या कर दिए जाते हैं, बर्खास्त। बताओ भारत के अंदर किसी भी कोने में हम लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है क्या? दी गई है। आज तुम लोग पूरे भारत के किसी भी कोने में जा सकते हो। क्या कभी कोई तुमसे वीजा या पासपोर्ट मांगता है क्या? नहीं मांगते। लेकिन क्या लॉकडाउन में जा सकते थे क्या तुम लोग? नहीं जा सकते थे। क्यों? क्योंकि वो बेटा इमरजेंसी थी। क्या थी? इमरजेंसी। तो अब तक कितने टाइम लग चुकी है भारत के अंदर इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी? 3 टाइम। किसके पास पावर होती है ये? प्रेसिडेंट के पास। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 रिलेटेड है बेटा प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब समझते हो तुम लोग? देखो मैंने एक ही चीज बताया था तुम लोगों को इस टर्म के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में एक ही टर्म मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में समझाई थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो पहला नागरिक है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। सबसे ज्यादा जो पावरफुल व्यक्ति होता है हमारे देश के अंदर बेटा वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन ये एक फॉर्मेलिटी के रूप में इसको प्रायोरिटी दी जाती है, एक औपचारिक प्रधान के रूप में देखने को मिलता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी पावर होती है? सिग्नेचर पावर होती है। कौन सी पावर होती है इसके पास? सिग्नेचर। लेकिन वो सिग्नेचर होना जरूरी है, तभी जाकर देश के अंदर पूरी की पूरी चीजें वो चालू हो पाएगी। अब मुझे एक चीज बताओ, राष्ट्रपति है, इसने स्टेट्स के अंदर अपनी पावर को डिवाइड कर दी यूनियन टेरिटरीज के अंदर। स्टेट के अंदर बेटा सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी रहती है? और गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है बेटा? यूनियन टेरिटरीज के अंदर क्या बना दिए हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिए, उपराज्यपाल, और इसका अपॉइंटमेंट भी बेटा किसके द्वारा किया जाता है? तो मुझे बताओ अल्टीमेटली अंदर की जो पावर है, चाहे लोगों के सामने नहीं हो, लेकिन अल्टीमेटली जो पावर है अभी भी वो किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति शासन कब लागू हो सकता है? जब भी किसी स्टेट में या किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर एक ऐसा मुद्दा आ जाए जहां पर पड़ोसी कोई देश है या पड़ोसी कोई राज्य है वो क्या कर दे बेटा? हमला कर दे। और जब तक गवर्नर अपने डिसीजंस नहीं देगा राष्ट्रपति को, तब तक राष्ट्रपति वहां पर प्रेसिडेंट रूल अप्लाई नहीं करेगा। बोलो यस या नो। मान लो राजस्थान की बात करता हूं मैं, ये लो हरिभाऊ किशन राव बागड़े अभी के टाइम गवर्नर बने हुए हैं राजस्थान की, यस या नो। और ऐसे मान लो राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए कि कोई पेंडेमिक आ गई हो, या कोई दूसरा देश है वो राजस्थान के ऊपर अटैक कर रहा हो, या कोई दूसरा ऐसा स्टेट है जो राजस्थान स्टेट पर अटैक कर रहा हो, तो सबसे पहले उसको कौन हैंडल करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। कौन हैंडल करने वाली है? स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट की अगर बस की बात नहीं है तो फिर गवर्नर एक नोटिस पहुंचा देता है बेटा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, कि साहब अब मेरी हिम्मत ही नहीं है, अब चीजें मेरे हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, मैं अब इसको ज्यादा हैंडओवर नहीं कर सकता, अब आपको यहाँ पर टेक ओवर करना पड़ेगा। उस केस के अंदर बेटा वहां पर क्या लागू हो सकता है? प्रेसिडेंट रूल लागू हो सकता है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं आर्टिकल 360 की, और आर्टिकल 360 बेटा रिलेटेड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और अगर अपन बात करते हैं भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लागू हो चुका है? 0 टाइम्स। एक भी बार भारत के अंदर वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा। वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल कंडीशन हमारी ठीक नहीं है। कभी कभार तुम लोग दोस्त को बोलते हो ना
भाई 1000 रुपये फोन पे कर दे यार, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। यानी अभी तुम्हारा मामला क्या हो रखा है बेटा, गड़बड़ा रखा है। किसको लेकर, पैसों को लेकर। तो ये हमारे देश की कितनी खूबसूरती है, कितनी शानदार बात है हमारे देश के लिए कि कभी भी भारत देश के अंदर भुखमरी के हालात अभी तक उत्पन्न नहीं हुए। कभी हमारे भारत देश के अंदर ये नौबत नहीं आई कि दूसरे देश के पास जाकर हम लोग कुछ खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं या लोग भारत देश को छोड़कर किसी दूसरे जगह ट्रांसफर हो रहे हैं। तुमने बहुत बार मुद्दे देखे होंगे पाकिस्तान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, लेकिन हमारे भारत के अंदर कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं। एक बार ऐसे संकट, ऐसे क्राइसिस है वो इंडिया के ऊपर जनरेट हो गए थे बेटा 1991 के अंदर, जहां पर फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी चतुराई ही हमारे देश को बचा पाई है। उस टाइम फंड बचा था सिर्फ और सिर्फ 8-10 दिन का भारत के अंदर। फिर उन्होंने उसी टाइम ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन को प्रीफरेंस दी गई है। अलग अलग वैश्विक लेवल पर अलग अलग कंट्रीज के साथ में रिलेशन स्ट्रोंग किए हैं भारत ने, वहां से मदद की है। और कैसे जैसे करके इस फाइनेंशियल इमरजेंसी से भारत को बेटा क्या किया है, बचाया है। तो याद रखना, क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लागू हो चुका है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने टाइम लागू हुई है भारत में, 0। नेशनल इमरजेंसी 3 टाइम। राष्ट्रपति शासन न जाने कितनी बार। कई बार तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ही लग गया जब जम्मू कश्मीर स्टेट हुआ करता था। कभी भी पड़ोसी मुल्क है, आतंकवादी हमले हैं वो होते रहते थे, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी, कौन सा रूल लग जाता था वहां पर, प्रेसिडेंट रूल। कश्मीर फाइल्स देखी होगी तुम लोगों ने, उसमें भी 2-3 बार तो कौन से रूल को अप्लाई कर दिया गया था बेटा, प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई कर दिया। क्लियर है। तो ये तीनों की तीनों जो पावर है वो किसके पास होती है बेटा, प्रेसिडेंट के पास होती है। इमरजेंसी पावर होती है आर्टिकल 352, 356 और 360। नोट डाउन कर लो तीनों को। आर्टिकल 352, 356 और 360। ये भी लिख लेना, ये कितने टाइम अप्लाई हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो अब तक एक बार भी लागू नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब समझ गए ना, कि पूरे देश का जो खजाना है वो खाली हो चुका है, भुखमरी के हालात हो चुके हैं। यहां से एक पॉइंट तुम लोग और सीखोगे, यदि देश के अंदर अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो भी बेटा राष्ट्रपति के वेतन में किसी भी प्रकार से कटौती नहीं की जाएगी। उसको हर महीने 5 लाख रुपए मिलने हैं तो वो फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे। आ गई क्या बात समझ में। चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हमारे देश के अंदर आ जाए, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सभी की सैलरी को बेटा क्या कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। चाहे कोई कितना ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे कोई कितना ही प्राइवेट एम्प्लॉय हो, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन के अंदर कभी भी किसी भी प्रकार की कटौती है वो नहीं की जाती है। इज दैट क्लियर। तीनों आर्टिकल समझ में आ गए, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल 368। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट यानी संशोधन की प्रक्रिया। संशोधन का मतलब समझने की कोशिश करना कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन जब इन्फोर्स किया गया था बेटा, वो डेट थी अपने पास 26 जनवरी 1950। अब ये उस सदी का भारत था और बेटा आज चल रहा है कितना, 2026। क्या जमीन आसमान का फर्क आ चुका है क्या उस जमाने में और
इस जमाने के अंदर। तो याद रखना, जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे जमाना आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जहां पर चीजों के अंदर बदलाव का होना जरूरी होता है। तुम्हारे बाल बढ़ जाते हैं, बताओ कटिंग करवा लेते हो क्या तुम लोग? सेविंग बना लेते हो? हेयर कट हो जाता है तुम्हारा? यस या नो? क्या कर लेते हो तुम लोग उसके अंदर? संशोधन कर ले। तुम लोग कोई चीज नोट डाउन कर रहे हो, कोई चीज गलत उतार लेते हो, तो उसको वापस से बेटा क्या कर लेते हो? काट देते हो। क्या कर लिया तुम लोगों ने? संशोधन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल बनाए गए थे? 395। कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया था। अभी के टाइम प्रेजेंट टाइम में आर्टिकल्स की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? 448 हो गई है। तो 395 से बढ़कर 448 होने का मतलब है कि इतने सारे अमेंडमेंट हमने कर दिए हैं। जैसे जैसे देश डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे जिन जिन चीजों की नीड है, उन चीजों को अपन ने क्या कर लिया बेटा? अमेंडमेंट करके उनको क्या कर लिया? चेंज कर लिया। और ये जो प्रोसीजर है अमेंडमेंट का, वो कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज हमने देखी है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे संविधान के अंदर संशोधन ही कर सकते हैं। कोई चीज को हटाना है या किसी चीज को ऐड करना है तो वो हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। लिख लो आर्टिकल 368। प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कौन सी कंट्री से अडॉप्ट किया गया है? साउथ अफ्रीका से। आर्टिकल याद रखना, आर्टिकल 368। और आज के लिए एक लास्ट आर्टिकल और कंसिडर करेंगे फिर अपन, आर्टिकल 370। देखो, जब ये बनाया गया था तब जम्मू एंड कश्मीर क्या हुआ करता था? स्टेट। बट अगर अपन बात करते हैं आफ्टर 31 अक्टूबर 2019, इस जम्मू कश्मीर को क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? एज ए यूनियन टेरिटरी। तो जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, स्पेशल प्रोविजन। ये लिखो यहां पर, स्पेशल प्रोविजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ब्रैकेट में लिख लेना, अभी के टाइम क्या बन चुका है? ये यूनियन टेरिटरी। लिखो, जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में विशेष प्रावधान। बस इतने ही आर्टिकल पढ़ने तुम्हें। ये मैंने मैक्स टू मैक्स तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल तुम लोगों को कंसिडर ही करवा दिया गया है। अब जितने मैंने तुम लोग को आर्टिकल पढ़ाए हैं वो सारे के सारे आर्टिकल्स तुम्हें एज इट इज बेटा याद होनी चाहिए। और मेहरबानी करके अगर कोई इतना भी नहीं कर पाता है तो मैं तुम्हें 3 सेक्शन जरूर बताऊंगा, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और तुम्हारा पार्ट 5, जिसके अंदर प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, लेजी ये अपने पास पार्लियामेंट आ जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। इतना तो तुम लोगों को 100% ही पढ़ना है। कंप्लीट अगर तुम लोग पढ़ लेते हो तो यकीन मानना, तुम जिस एग्जाम के अंदर बैठोगे वहां पर एक भी क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के बाहर ही नहीं पूछा जाएगा। विषय ऐसा है, सब्जेक्ट ऐसा है जहां पर कोई श्योरिटी नहीं होती है कि इस सब्जेक्ट में कहां से कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन हर एक सब्जेक्ट की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है। वही पॉलिटी में कुछ चीजें फिक्स है, वो फिक्स ही रहने वाली है। ज्योग्राफी में कुछ चीजें फिक्स है, गंगा नदी है उसका ओरिजिन फिक्स है, वो कहां से बहेगी, कितनी लेंथ है, कौन कौन से स्टेट में जाएगी, वो चीजें फिक्स होती है, उनको बदला नहीं जा सकता। बदलता है बेटा तुम्हारा करंट अफेयर्स। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, हर साल तुम्हारा चेंज होता रहता है क्या? करंट अफेयर। तो कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी फिक्स मुद्दे हैं जिनको तुम लोग अपने सिलेबस के अंदर ऐड करो और अपने सिलेक्शन को और भी ज्यादा क्या दो, हुई मजबूती।
395 आर्टिकल्स तुम्हें बता दिए हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर तुम्हें बता दिया है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एक अपने पास इंपॉर्टेंट सेक्शन और बचा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री ऑफ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारतीय संविधान को बनाने के पीछे का जो इतिहास रहा है वो इतिहास क्या कहता है। क्या चार्टर एक्ट के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया? क्या चार्टर एक्ट के बारे में इधर देखना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके दो सेक्शन बनाए गए हैं कि आखिरकार भारत के अंदर संविधान को क्यों बनाया गया, इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है कि इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज को या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या किया गया है बेटा, बनाया गया है। एक छोटी सी कहानी मैं तुम लोगों को सुनाता हूं, उस कहानी को समझने की कोशिश करना। ये है हमारे पास क्या, हमारा इनक्रेडिबल इंडिया। ये भारत है। भारत कौन से कॉन्टिनेंट में आता है बेटा? एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। कौन से कॉन्टिनेंट में? एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। यहां पर एक अलग कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसका नाम है बेटा यूरोप। अभी बताऊंगा कुछ भी नहीं, लिखवाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, उस कहानी को सुनने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे। यहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट था अपने पास? यूरोप महाद्वीप है। और यहाँ पर कौन सा था? एशिया। और एशिया के अंदर आता है बेटा कौन सा? अपना भारत। तो भारत और यूरोप के बीच में ट्रेड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? ट्रेड यानी व्यापार हुआ करता था। तो जब भारत और यूरोप के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो बेटा व्यापार के लिए दो रास्ते बने हुए थे। कितने रास्ते बने हुए थे? दो रास्ते बने हुए थे। पहला था अपने पास पर्शियन गल्फ। कौन सा था? पर्शियन गल्फ को बोलते थे फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं? फारस की खाड़ी। और बेटा दूसरा था अपने पास रेड सी यानी लाल सागर। कितने रास्ते बने हुए थे? भारत और यूरोप के बीच में व्यापार करने के लिए कितने रास्ते थे? दो रास्ते थे। एक था पर्शियन गल्फ और एक था लाल सागर। बट मोस्ट ऑफ द केस के अंदर ज्यादातर जो रूट यूज किया जाता था वो बेटा कौन सा किया जाता था? पर्शियन गल्फ। ऐसा क्यों? क्योंकि लाल सागर वाला जो रास्ता था वो थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। क्या था? थोड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें फॉग देखने को मिलता था, धुंध देखने को मिलती थी। अब मुझे बताओ, सर्दियों के अंदर कोहरा आ जाता है, फॉग आ जाता है, तो हमें डिस्टेंस में हमें देखने में थोड़ी सी तकलीफ होती है या नहीं होती है? यस या नो? दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसके अंदर रॉक्स हुआ करते थे, चट्टानें हुआ करती थी, वोल्केनोस थे, ज्वालामुखी थी। तो कहीं ना कहीं आने जाने के अंदर रास्ते में थोड़ी सी क्या होती थी? डिफिकल्टी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर बेटा रोबरी हुआ करती थी। चोर बैठे रहते थे, डाकू। जैसे एक मूवी देखी होगी तुम लोगों ने, देवरा, अगर किसी ने देखी हो तो उसके अंदर पानी के अंदर उस माल के बेटा क्या कर लेते थे? वो चोरी कर लेते थे। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे लाल सागर वाले रास्ते में। इसीलिए मोस्ट ऑफ द केस के अंदर कौन सा रास्ता चूज करते थे? वो पर्शियन गल्फ का। बताओ, बड़ी आसानी से भारत और यूरोप के बीच में व्यापार का आदान प्रदान हो रहा है क्या? लेकिन धीरे 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 एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो टर्की राज्य हुआ करता था, उस टर्की देश ने अपने अपने एरिया को बेटा क्या कर लिया? एक्सटेंड। अपने पड़ोसी देश के ऊपर हमला करा है और उसको वहां से जीत लिया है। जीतने के बाद अपनी टेरिटरीज को टर्की ने क्या कर लिया? बढ़ा लिया। तो मुझे बताओ, धीरे 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 टर्की पर इतना हुआ करता था, पड़ोसी देशों को लड़ा, उसको हराया, और हराने के बाद में टर्की ने अपने एरिया को क्या कर लिया? एक्सटेंड कर लिया। एक्सटेंड करने के बाद में टर्की है वो थोड़ा सा मजबूत हो गया, और मजबूत होने के बाद बेटा इसने पर्शियन गल्फ वाले रास्ते पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। अब बताओ, भारत और यूरोप के बीच में व्यापार होने के लिए क्या एक रास्ता बंद हो चुका है क्या? अब सिर्फ और सिर्फ कौन सा रास्ता बेटा? लेकिन लाल सागर के अंदर तो मैंने तुम्हें बता दिया कि क्या क्या तकलीफ होने वाली। इसलिए फिर बहुत सारे यूरोपियन ऐसे थे, यूरोपियन कंट्रीज ऐसी थी जो बेटा कहां पहुंचना चाह रही थी? भारत पहुंचना चाह रही थी। कहां पहुंचना चाह रही थी? भारत। और भारत के अंदर, यूरोप के अंदर
पोर्तुगीज आया, पहला पुर्तगाली आया 1498 के अंदर। कब? 1498 के अंदर। इस यूरोप के नीचे बेटा एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था, दैट इज अफ्रीका। कौन सा कॉन्टिनेंट है? अफ्रीका। अब यहां से पहला पोर्तुगीज आया, जो ये यूरोपियन आया जो पोर्तुगीज से चलता हुआ इस अफ्रीका के चारों तरफ नीचे से चक्कर लगाता हुआ, और बेटा ये कहां पर पहुंच गया? भारत पहुंच गया। और इसका नाम क्या था? वास्को डी गामा। क्वेश्चन 100% पूछ लिया जाएगा, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? 1498 के अंदर आया था। पहला पुर्तगाली जो भारत आया था उसका बेटा नाम क्या है अपने पास? वास्को डी गामा। कब पहुंच गया था? 1498 के अंदर। अब ये भारत पहुंचा है तो बेटा भारत तक पहुंचने के लिए जो वाटर रूट है, समुद्री जो मार्ग है, उसका डिस्कवर किसके द्वारा किया गया है? वास्को डी गामा। बहुत सारे ऐसे मंद बुद्धि के लोग हैं जो ये समझ के बैठ जाते हैं कि भारत की खोज किसने करी है? वास्को डी गामा ने। बेटा भारत की खोज नहीं करी है। भारत तक पहुंचने के लिए जो वाटर रूट बनाया है, जो समुद्री मार्ग है, उसकी खोज की गई है किसके द्वारा? वास्को डी गामा से। अब मुझे बताओ यहां पर कौन सा स्टेट बताया था? वही मैंने, केरला। कौन सा स्टेट है? तो बताओ वास्को डी गामा भारत में सबसे पहली बार कहां पर पहुंचा है? केरला। केरला के अंदर एक पोर्ट बना हुआ था, एक बंदरगाह बना हुआ था जिसका नाम है कालीकट बंदरगाह। कौन सा है? कालीकट बंदरगाह। और यहां केरल का राजा हुआ करता था जिसका नाम था जमोरिन। क्या नाम था? जमोरिन। और अतिथि देवो भव हमारे देश का एक स्लोगन भी बना हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति आ रहा है तो उसको हम लोग एज अ गेस्ट के रूप में ट्रीट करते हैं कि हमारे देश के अंदर आए तो हमारे लिए क्या है? ये मेहमान है। तो जैसे ही वास्को डी गामा आया तो ये जो केरल का राजा था जमोरिन, ये उससे प्रभावित हुआ और उपहार में इसको कुछ मसाले दे दिए। क्या दे दिए? मसाले। तो याद रखना, मसालों की जो रानी है वो कौन सा स्टेट को बोला जाता है? केरल को। आ गई क्या बात समझ में? कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां है, वो भी कहां पर है अपने पास? केरल के अंदर। तो जितने भी स्पाइस अपने बनते हैं वो मोस्टली कहां बनते हैं? केरल में। तो इस राजा जमोरिन ने कुछ गिफ्ट के रूप में कुछ मसाले दे दिए बेटा किसको? वास्को डी गामा को। अब वास्को डी गामा जब उनको लेकर जा रहा था तो अलग अलग राज्यों से उसको गुजरना पड़ा, तो इसको हर एक स्टेट के अंदर बेटा चुंगी देनी पड़ गई, टैक्स देना पड़ गया। यस या नो? और जैसे ही टैक्स के लिए पैसा दिया तो इसने उन मसालों को यूरोप में जाकर बेच दिया। और कितने ज्यादा गुना दाम में बेच दिया? 4 गुना दाम में। 100 रुपए की चीज को कितने में बेच रहा है वो? 400 में। थोड़े टाइम बाद में पता चला यूरोप के अंदर कि यार भारत के अंदर से जा रहे हैं लोग मसाले लेकर आ रहे हैं और यहाँ कितने गुना दाम में बेच रहे हैं। तो हर यूरोपियन के मन में कहीं ना कहीं एक बार तो ख्याल आता ही है कि भाई रास्ते का तो पता चली गया है, अपन भी जाते हैं वहां से चीजों को लेकर आते हैं और कहां पर जाकर बेच देंगे अपन? यूरोप में। तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ऐसे करके बहुत सारे फ्रांसीसीज आ गए, डच आ गए, तुम्हारे पास डेनिस आ गए, पोर्तुगीज आ गए, और ऐसे ही तुम्हारे पास आ गए बेटा ब्रिटिशेस। कौन आ गए? ब्रिटिशेस। लेकिन ब्रिटिशेस ने एक चीज है वो सबसे डिफरेंट कर दी है। और वो सबसे डिफरेंट चीज कौन सी करी है? अब याद रखना, मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं बेटा किसको? इंडिया को। किसको? इंडिया को। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेंशन करूंगा किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर है क्या बात? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टर्म को फॉलो किया, दैट इज मोनोपोली। पोली का मतलब होता है बेटा राइट्स, और मोनो का मतलब होता है एक, यानी एकाधिकार, यानी किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया, जैसे पोर्तुगीज से ही 10 कंपनियां चली गई भारत के अंदर, तो बताओ पोर्तुगीज के अंदर क्या उतना फायदा होगा? क्या नहीं। एक ही जगह से 10 अलग अलग जगह पर वो चीज डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है क्या? लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली दे दी। पहले तो एक कंपनी बनाई जिसका नाम रख दिया बेटा कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी। कौन सी कंपनी बना दी? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दे दी, एकाधिकार दे दिया कि पूरे ब्रिटिश गवर्नमेंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी कहां जा सकती है? भारत जा सकती है व्यापार करने के लिए। कंपनी आई भारत के अंदर, भारत में व्यापार किया, बहुत लंबा चौड़ा अपना व्यापार को फैला लिया, बहुत मजबूती प्रदान कर ली। इस टर्म के बीच में दोनों के बीच में एक डील हुई कि हर साल 4 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा किधर पहुंचाएगी?
ब्रिटिश गवर्नमेंट पहुंचाएगी। कहां पहुंचाएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास पहुंचाएगी। बताओ ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बैठा बैठा पैसा आ रहा है क्या? लेकिन जैसे जैसे मजबूती मिल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, अपना व्यापार बढ़ा रही थी, तो भारतीय राजाओं ने फिर इसका अपोजिशन किया और अपोजिशन के बाद में युद्ध लड़े ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेटा वो दोनों के दोनों बैटल जीत लिए और भारतीय राजाओं को क्या कर दिया? हरा दिया। तब जाकर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर रहकर और भारतीय राजाओं को ये डिफेट कर दिया, तो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर माइंड में एक चीज चल चुकी थी कि हो सकता है आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के पास इतनी पावर हो जाए कि वो अपने को पैसे देने से भी बेटा क्या कर दे? मना कर दे। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज चल रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के रथ को कैसे रोका जाए। बट तुमने एक चीज सुनी है वही कि होई है वही जो राम रची राखा। 1969 के अंदर बंगाल के अंदर फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया, और उस अकाल के चलते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो धंधा था वो बेटा क्या हो चुका है? चौपट हो चुका है। जो पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचा रही थी, सेम एज इट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत हो गई, वो पैसा किस ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत हो गई कि अब वो पैसा किससे मांग रही है? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और ब्रिटिश गवर्नमेंट बताओ क्या एक ही मौका ढूंढ रही थी क्या? वो मौका मिल चुका है क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि अब अगर अपन पैसा देंगे तो अपन जैसा बोलेंगे वैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को काम में करवा सकते हैं। इसीलिए बेटा याद रखना 1773 के अंदर, ये 1769 के अंदर फेमाइन स्टार्ट हो गया था। 1773 के अंदर एक एक्ट आया है जिसका नाम क्या है बेटा? रेगुलेटिंग। रेगुलेटिंग का मतलब होता है नियामक, यानी कंट्रोल करना। पंखे के अंदर रेगुलेटर लगा होता है क्या? हम लोग जितनी अपने को गर्मी लगती है उस हिसाब से हम लोग उसको घुमा के एडजस्ट कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पर चीजें स्टार्ट हो गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करना स्टार्ट कर दी थी बेटा किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब भारतीय लोग क्या समझते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट तो सामने आई नहीं ना भारतीय लोगों के सामने। भारतीय लोगों के सामने तो बेटा कौन आ रखा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो भारतीय लोग तो ये समझते थे खाकी वर्दी वाला आदमी आएगा, लाल टोपी पहने हुए, हाथ में लकड़ी लिए हुए, लंबे लंबे काले रंग के जूते पहने हुए, वही हमारे लिए नियम कानून बनाता है और वही हमें परेशान करता है। भारतीय लोगों के सामने कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट आई ही नहीं। तो भारतीय लोगों के सामने मुद्दा था कि इन व्यक्तियों को हमारे देश से निकाला जाए। इसी के चलते फिर ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये हर 20 साल के लिए नियम कानून बनाती थी। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। बताओ 1773 में बन गया है तो अगला कब बनेगा? फिर अगला कब बनेगा? फिर अगला कब बनेगा? और फिर अगला कब बनेगा? 53 तक। तो हर 20 साल तक क्या बनाते थे? ये नियम कानून बनाते थे। और जैसे ही नियम कानून बने तो तुमने देखा होगा 1857 के अंदर रिवोल्ट हो गया था, यानी क्रांति कर दी थी। क्रांति, रिवॉल्यूशन का मतलब है किसी चीज में बदलाव लाना, परिवर्तन ही सत्य है। यही समझाती है हमें क्या? क्रांति। तो याद रखना फिर भारतीय लोगों ने इतने साल तक इनके यातनाएं सही है, इन्होंने जैसे जैसे बोला है भारतीय लोगों ने वैसा वैसा काम करा है। लेकिन अति हर एक चीज की बुरी होती है। वही आ गई क्या बात समझ में? अगर मैं बात करता हूं कि ये 20-20 साल तक के नियम कानून बनाए जा रहे थे, भारतीय लोग परेशान हो चुके थे, और फिर 1857 में भारतीय लोगों ने दमदार तरीके से इन अंग्रेजों का सामना किया और बेटा किसकी शुरुआत कर दी? क्रांति की शुरुआत कर दी। फिर धीरे धीरे भारतीय लोग हैं वो सरकार में आने लगे, और फिर गांधी जी आगे नेशनल मूवमेंट चलाया, और तब जाकर भारत के अंदर किसकी डिमांड कर दी? अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर दी। बोलो यस या नो? ये पूरी की पूरी कहानी का सेगमेंट मैंने तुम्हें बताया कि वास्तविकता में इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्यों बनाया गया है, क्या प्रोसीजर रहा है और क्या तरीका है ताकि भारत के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाने की नीड पड़ी है। इज दैट क्लियर? चलो आज की सभा को फिर यहीं समाप्त करते हैं, बाकी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर।